हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद विस्तार से एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सांविधिक संस्था राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि सांविधिक संस्था कहने से मेरा क्या तात्पर्य है। ऐसी संस्थाएं जिनका गठन या निर्माण या स्थापना संसद द्वारा कानून या अधिनियम के माध्यम से होती है, उनको हम सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। इनका वर्णन या उल्लेख संविधान में नहीं होता। दोस्तों, इस लाइन से हमें 3 बातें ध्यान रखनी है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया। वर्ष 2005 में आया। इसकी धारा 3 के आधार पर हमने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एक सांविधिक संस्था या निकाय है। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, 5 मार्च 2007 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यदि हम इनकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य एवं एक सचिव सदस्य होता है। एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, 6 अन्य सदस्य एवं एक सचिव सदस्य होता है। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। बस आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है एवं सदस्य के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष है। आपको यह बिंदु यहाँ पर आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों नियुक्ति के बारे में। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किसकी सिफारिश पर? एक चयन समिति की सिफारिश पर, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो दोस्तों, आपको यहां पर इन 2 बातों को ध्यान रखना है। नियुक्ति करती केंद्र सरकार है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं करती। एक चयन समिति होती है महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में, उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। आपको इन दोनों व्यक्तियों के नाम भी ध्यान रखने हैं। पहले अध्यक्ष थे शांता सिन्हा एवं वर्तमान हैं प्रियांक कानूनगो। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, यहाँ पर सहारा पहल के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के बच्चों को
मनो सामाजिक परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल है सहारा पहल। आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्यों की। दोस्तों किशोर संरक्षण या अन्य निर्माण या बच्चों हेतु बनाए गए संस्थानों का निरीक्षण कर सुझाव देना, बाल अधिकार के उल्लंघन की जांच करना और कार्यवाही के संबंध में सिफारिश करना। यदि हम आयोग से संबंधित विशेष तथ्यों की बात करें तो दोस्तों यहाँ अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। इसी प्रकार से सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों हमें यहाँ पर अध्यक्ष एवं सदस्य की अधिकतम आयु को ध्यान रखना है। अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष का प्रावधान है एवं सदस्य के लिए 60 वर्ष का प्रावधान किया गया है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। दोस्तों अध्यक्ष या सदस्य पद रिक्ति की स्थिति में 90 दिन के अंदर उस पद को भरना आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अध्यक्ष या सदस्य का पद यदि रिक्त होता है तो 90 डेज या 90 दिन के अंदर उस पद को भरना आवश्यक है। एक बात और दोस्तों, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। 2 फीमेल मेंबर होना आवश्यक है। कहाँ? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। तो दोस्तों ओवरव्यू की हमने चर्चा करी। अब हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इससे संबंधित परिचय की, संरचना की, अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता की, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें की, कार्यकाल की। दोस्तों पद त्याग एवं पद से निष्कासन की भी हम चर्चा करेंगे। रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन के बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पास कौन सी शक्तियां हैं एवं कौन से कार्य करने पड़ते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अध्यक्षों की सूची को हम देखेंगे। अन्य तथ्यों की बात हम करेंगे। दोस्तों बच्चों से संबंधित जितने भी अधिकार या अधिनियम हैं उनको भी हम देखेंगे। अन्य तथ्यों को हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अन्य तथ्य 2 बार हो गए हैं, इनकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायता प्राप्त हो रही है तो आप स्वयं लाभ लें, साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थियों तक भी शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से सहायता प्राप्त हो सकती है। आप अपने अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे वीडियोस का लाभ मिल सके। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के परिचय की। दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित हुआ है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित हुआ है। दोस्तों इसका गठन 5 मार्च 2007 को किया गया। सभी आयोग के गठन की डेट आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। इसका गठन 5 मार्च 2007 को किया गया। यह आयोग एक सांविधिक और सलाहकारी आयोग है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। यहाँ पर दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एक सांविधिक आयोग है। इसका गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया था इसलिए, एवं इसकी प्रकृति सलाहकारी है ना कि बाध्यकारी। यदि इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की नोडल एजेंसी है। अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं आयोग की संरचना की। दोस्तों आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। आयोग के सदस्यों में 2 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, इसमें एक अध्यक्ष होता है दोस्तों,
और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में 2 महिला सदस्य कंपलसरी हैं, होना ही चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों की, जो कि 2021 के आंकड़ों से संबंधित है, जिसमें शामिल हैं श्री यशवंत जैन, सुश्री प्रज्ञा परांडे, सुश्री रोजी ताबा, सुश्री रूपाली बनर्जी सिंह। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता की, कि इस पद को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति में कौन कौन सी अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष पद के लिए योग्यता की। तो दोस्तों, इस पद के लिए योग्यता में बच्चों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य में अनुभव प्राप्त किसी व्यक्ति को हम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। किस संस्था का? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अब हम चर्चा करेंगे सदस्यों की योग्यता की। तो दोस्तों, शिक्षा, बाल कल्याण, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बाल कष्ट निवारण में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को हम सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम फिर से इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों, अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तब आपको आंसर करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेवा शर्तों वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति पर इनकी नियुक्ति करती है? तब आपको आंसर करना होगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर। दोस्तों, इन चयन समिति में कितने मेंबर शामिल होते हैं? तब आपको आंसर करना होगा 3 सदस्यीय होती है यह चयन समिति। इस प्रकार से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की। दोस्तों, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु, इसमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष की अधिकतम आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्य दोबारा पद धारण कर सकते हैं। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद को दोबारा धारण कर सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद किसी कारण चाहे मृत्यु या त्यागपत्र हो रिक्त हो जाता है, तो रिक्त पद को शेष अवधि हेतु 90 दिन के भीतर भरा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 48 सांविधिक बैठकें हो चुकी हैं। अब हम चर्चा करते हैं बाल संरक्षण आयोग के स्तरों की, जो कि बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के आधार पर विभाजित किया गया है। 3 भागों में बांटकर देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग, राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है एवं जिला स्तर पर जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग की व्यवस्था बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है। अब हम बात करेंगे त्यागपत्र और पद से निष्कासन की। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। दोस्तों, हमने नियुक्ति की बात करी थी, नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है, त्यागपत्र भी केंद्र सरकार, सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार। आपको सारी बातों को ध्यान रखना है।
दोस्तों केंद्र सरकार निम्न आधार पर इन्हें पद से हटा सकती है। वह आधार कौन से होंगे दोस्तों? तो यहाँ पर 6 आधारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है कदाचार या अक्षमता के आधार पर। दूसरा, आयोग को बिना सूचित किए 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर। तीसरा आधार मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर। चौथा, पद का दुरुपयोग करने पर। पांचवा, अपने कर्तव्यों का पालन ना करने पर। छठवां, दिवालिया घोषित होने पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की, कि आखिर बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो दोस्तों यह आयोग वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपता है। राज्य सरकार के संदर्भ में केंद्र सरकार रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्यपाल को सौंपती है। आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार संबंधित राज्य के संदर्भ में एक प्रति रिपोर्ट की राज्यपाल को सौंपती है, गवर्नर को सौंपती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। आपको यह बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्यों की। दोस्तों बाल अधिकार के उल्लंघन की जांच करना और कार्यवाही के संबंध में सिफारिश करना, रक्षात्मक उपायों के संबंध में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, किशोर संरक्षण गृहों का दौरा कर उसकी समीक्षा करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच व कार्यवाही करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं उसे बढ़ावा देना, किशोर संरक्षण या अन्य निर्माण या बच्चों हेतु बनाए गए संस्थाओं का निरीक्षण कर सुझाव देना। दोस्तों इस प्रकार से कार्य राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को करने होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बचपन बचाओ आंदोलन की। यह क्या है एवं किससे इसका संबंध है। दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन भारत में एक आंदोलन है जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने की थी। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा जिले में हुआ था एवं इन्हें 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, या इनको वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों यह संस्था 12 जून को बाल पंचायत का आयोजन करती है। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ से अलग अलग तरीके से बन सकते हैं कि बाल पंचायत का आयोजन कब किया जाता है, तब आपको आंसर करना है 12 जून। एवं बाल पंचायत का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित यह आयोजन है। दोस्तों यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी की फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अध्यक्षों की सूची की। सबसे पहले शांता सिन्हा वर्ष 2007 से 10, फिर पुनः शांता सिन्हा 2010 से 13, कुशाल सिंह 2013 से 15, स्तुति नारायण काकर 2015 से 18 एवं प्रियांक कानूनगो 2021 वर्तमान तक। अब हम बात करेंगे संवेदना के बारे में। दोस्तों यह क्या है। दोस्तों संवेदना एक टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा है जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा जारी किया गया। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, संवेदना का संबंध कैसे है, किस चीज से है, तो बाल अधिकार या बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। और यह क्या है, तो यह टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा है, आपको यह भी याद रखना है। दोस्तों संवेदना टेली परामर्श सेवा कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर कर उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अब हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत करवाएं। इससे हमें मनोबल मिलता है आगे भी आपके लिए इस तरीके से वीडियोस बनाने का। अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस का लाभ ले सकें एवं अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। दोस्तों आने वाले समय में यदि संभव हुआ तो हम अपने YouTube चैनल पर MPPSC मुख्य परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम
हमारे हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। लगातार हमारा सपोर्ट करते रहें, बने रहें हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की। अनुच्छेद 15 बच्चों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति देता है सर, अनुच्छेद 15। यदि हम बात करें अनुच्छेद 21A की, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। दोस्तों यदि आप इनके मीनिंग जानना चाहते हैं कि दुर्व्यापार क्या होता है, बलात् श्रम किसे कहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें अवगत कराएं। हम अलग से वीडियोस के माध्यम से या कमेंट में ही आपको रिप्लाई के माध्यम से जानकारी साझा कर देंगे। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध इसमें कहा गया है या इस पर प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य कराने पर प्रतिबंध की बात करता है। अनुच्छेद 51A इसमें बात करी गई है। दोस्तों यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। यहाँ पर कर्तव्य की बात करी गई है सर, कर्तव्य होगा, कंपलसरी नहीं किया गया कि हर माता पिता 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। यहाँ कर्तव्य की बात करी गई है कि ऐसा किया जाना चाहिए उनके द्वारा। अनुच्छेद 45 दोस्तों 6 वर्ष की आयु पूरा होने तक सभी बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य का प्रयास। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों के संबंध में बनाए गए अधिनियमों की। दोस्तों बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 आज़ादी के पहले की बात की जा रही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण अधिनियम है दोस्तों, यह आप ध्यान में रखिए। वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यह भी बहुत आवश्यक है। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम वर्ष 2000, बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, POCSO पॉस्को एक्ट 2012 है जिसमें संशोधन 2019 में किया गया। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं संबंधित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार की मनाही से संबंधित अधिनियमों की। दोस्तों कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961, व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बीड़ी तथा सिगार अधिनियम 1966। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं बाल न्यायालय की। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के तहत बाल न्यायालय की स्थापना की जाती है। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय में बाल न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। बाल न्यायालय में 7 वर्ष अनुभव वाले वकील को विशेष लोक अभियोजक के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तब आपको बाल न्यायालय के बारे में भी जानकारी रखनी है। इसकी स्थापना का प्रावधान बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 में किया गया है एवं राज्य सरकार चाहे तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय में बाल न्यायालय स्थापित कर सकती है। बाल न्यायालय में 7 वर्ष के अनुभव वाले वकील को हम नहीं मतलब राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो दोस्तों हम मतलब सरकार ही होता है, आप समझ रहे होंगे, सरकार हमें रिप्रेजेंट करती है क्योंकि सारे लोग तो विधानसभा या फिर मंत्रालय में बैठ नहीं सकते हैं, तो हमारे लिए ही सरकार वहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार की जगह पर हम बोल सकते हैं अपने लिए।
कि हमारे द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि एट द एंड सरकार अपनी पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करती है। ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं आपका इस बारे में क्या विचार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने चर्चा करी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो सकता है। आपका एक शेयर उनकी बहुत सहायता कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप्स में जहां पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप 1 to 1 भी शेयर कर सकते हैं। प्रयास करें अधिक से अधिक शेयर करें हमारे वीडियोस को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके द्वारा भी हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताएं हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, आपकी तैयारी में हेल्प करते हैं कि नहीं। आपके बढ़िया बढ़िया कमेंट्स से हमें मनोबल मिलता है और हमारा प्रयास किया जाता है हमारे द्वारा कि हम किसी भी कमेंट को ना छोड़ें, सबके रिप्लाई करें। आपको मैं एक बात बता दूं, जब से मैंने ये चैनल बनाया है, जब से हमारा चैनल बनाया गया है, तब से हमारे चैनल पर जितने भी कमेंट आए हैं, हमने एक एक कमेंट पर रिप्लाई किया है। आप खुद जाकर देख सकते हैं दोस्तों। कृपया हमें कमेंट करें, बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव, आपका अप्रिसिएशन हमें मनोबल का काम करता है, हम और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारी चीज़ें करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप इस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस सुविधा का लाभ भी ले लें। यहाँ पर हम अपने वीडियोस का लिंक डालते हैं, आपके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो भी हम डालते हैं। और अब हमारा प्रयास रहेगा, जितनी भी चीज़ें हम सर्च करते हैं ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से, आपसे भी वो चीज़ें साझा की जाएँ, ताकि आपका नॉलेज भी लगातार बढ़ता रहे, आप लगातार ग्रो होते रहें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहिए। तब तक मत रुकिए दोस्तों, जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। बहुत मज़ा आता है दोस्तों जब सिलेक्शन होता है। जय हिंद, जय भारत।